आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th हिंदी स्पर्श बुक का पार्ट 5 सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता पर्वत प्रदेश में पावस के प्रश्नाभ्यास। और इस कविता की जो व्याख्या है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट के प्रश्नाभ्यास शुरू करते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस, इसके प्रश्नाभ्यास। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, वर्षा ऋतु में मौसम हर पल बदलता रहता है। कभी तेज बारिश आती है तो कभी मौसम साफ हो जाता है। पर्वत अपनी पुष्प रूपी आंखों से अपने चरणों में स्थित तालाब में अपने आप को देखता हुआ प्रतीत होता है, यानी अपना अक्ष जो है वो तालाब रूपी आईने में देख रहा है। बादलों के धरती पर आ जाने के कारण ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान धरती पर आ गया हो और कोहरा धुएं की तरह लग रहा है, जिसके कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई हो। प्रश्न 2, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? तो इसका उत्तर है, मेखलाकार शब्द का अर्थ है करधनी, अर्थात कमर का आभूषण। कवि ने यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि वर्षा ऋतु में पर्वतों की श्रृंखला यानी जो चेन होती है वो करधनी की तरह टेढ़ी मेढ़ी लग रही है। अतः कवि ने पर्वतों की श्रृंखला की तुलना करधनी से की है। प्रश्न 3, सहस्त्रदुर्ग सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? तो इसका उत्तर है, सहस्त्रदुर्ग सुमन से कवि का तात्पर्य पहाड़ों पर खिले हजारों फूलों से है। कवि को ये फूल पहाड़ की आंखों के समान लग रहे हैं, अतः कवि ने इस पद का प्रयोग किया है। प्रश्न 4, कवि ने तालाब की समानता यानी सिमिलैरिटी किसके साथ दिखाई है और क्यों? तो इसका उत्तर है, कवि ने तालाब की समानता आईने के साथ दिखाई है, क्योंकि तालाब पर्वत के लिए आईने का काम कर रहा है। वह स्वच्छ और निर्मल दिखाई दे रहा है, जिसमें जो पर्वत है वो अपना अक्ष जो है साफ साफ देख पा रहा है। प्रश्न 5, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं और वे किस बात को अपना प्रतिबिंबित करते हैं? तो इसका उत्तर है, पर्वत पर उगे ऊंचे ऊंचे वृक्ष चिंता में डूबे हुए लग रहे हैं, जैसे वे शांत आकाश को छूना चाहते हों। ये वृक्ष मनुष्यों की सदा ऊपर उठने और आगे बढ़ने की ओर संकेत कर रहे हैं। प्रश्न 6, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए हैं? तो इसका उत्तर है, घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो। केवल झरने की आवाज़ सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के पेड़ भी डरकर धरती के अंदर धंस गए हैं। प्रश्न 7, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? तो इसका उत्तर है, झरने पर्वतों के गौरव का गान कर रहे हैं और बहते हुए झरनों की तुलना चमकदार मोतियों से की गई है। ख, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पहला है टूट पड़ा भू पर अंबर। तो इसका भाव होगा, घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो, केवल झरने की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। दूसरा है, यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो इसका भाव होगा, चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाते हुए घूम रहे हैं। तीसरा है, गिरिवर के ओर से उठ उठकर उच्च कांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर
अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो इसके भाव हैं, पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेकों पेड़ ऊंचे उठने की इच्छा लिए एक टक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह से देख रहे हैं मानो वो किसी चिंता में डूबे हुए हों। अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये वृक्ष मनुष्यों की सदा ऊपर उठने और आगे बढ़ने की ओर संकेत कर रहे हैं। कविता का सौंदर्य। प्रश्न 1, इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग जगह जगह किया गया है, जिसके कारण प्रकृति सजीव प्रतीत हो रही है। जैसे पहाड़ अपने 1000 पुष्परूपी आंखें फाड़कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं और पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एक टक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह से देख रहे हैं मानो वे किसी चिंता में डूबे हुए हों। प्रश्न 2, आपकी दृष्टि में इस कविता का सौंदर्य इसमें से किस पर निर्भर करता है? क, अनेक शब्दों की आवृत्ति पर, ख, शब्दों की चित्रमयी भाषा पर और ग, कविता की संगीतात्मकता पर। तो इसका उत्तर है ख, शब्दों की चित्रमयी भाषा पर, क्योंकि इस कविता में चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए प्रकृति का सुंदर और सजीव वर्णन किया गया है। तीसरा और आखिरी प्रश्न, कवि की चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पावस ऋतु का सजीव चित्र अंकित किया है, ऐसे स्थलों को छांटकर लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहला, अपने सहस्त्रदृक समन फाड़ अवलोक रहा है बार बार। दूसरा, गिरि का गौरव गाकर झरझर। तीसरा, धस गए धारा में सभय साल। और चौथा, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च कांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो ये प्रश्न अभ्यास खत्म हो गए। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस पार्ट की जो व्याख्या है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।